नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज का भी जो मेरा एड्रेस है वो है अनीला इलियास का। अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए, ऐसा बनवाना है तो नाजरीन जल्द से जल्द राब्ता कीजिए अनीला से। और बड़ी जबरदस्त खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि अनीला ने अब जो है वो रेंट पर प्रोवाइड करना ड्रेसेस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए रेंट पर ड्रेसेस तो उनसे राब्ता कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम आप लोगों को बताना चाहूंगी बहुत जबरदस्त है। आज स्टार्ट करेंगे हम एक स्कूल लाइफ से। बच्चे जब होते हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मन के सच्चे, तो ऐसा होता है जब वो छोटे होते हैं तो हमें होता है कि बड़े होकर क्या प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन करेंगे, क्या बनना चाहते हैं। या उनको इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या उनको एक्टर बनना है, या उनको कुछ और प्रोफेशन चूज करना है। तो आज जो है तीनों शो वजह से हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अनुषा अनवर, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी अनुषा? माशाअल्लाह, मुस्कुराती सुबह में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अब मुलाकात करवाएंगे जनाब आपकी हम उस हस्ती से जो मैंने जिक्र किया था, अरशद मलिक साहब से, जो कि सीईओ है ब्रुकलिन स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बेहतर। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको भी सर मुस्कुराती सुबह में हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अब इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद हस्ती से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम है इलियास नदीम, जो कि एक्टर है, डायरेक्टर है और थिएटर में बहुत काबिलियत हासिल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इलियास सर? वालेकुम सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा हूँ। बिल्कुल, ये मेरा डायलॉग होता है वैसे बाय द वे, ये आपने जी आप बोलते हैं। ये देखिए एक्टर्स की ना कुछ होती है ऐसी ना, अल्लाह पाक की तरफ से कुछ कलमात जो है वो मिल जाते हैं। तो आप भी ये बोलते हैं, मैं भी ये कहती हूँ कि मैं भी हमेशा से प्यारी, ऐसा होता है। तो सर खैरियत से हैं आप? अल्लाह पाक। वेरी गुड सर, आपको भी हम मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद कहते हैं। मेरे तीनों मेहमानों को सबसे पहले तो आप लोगों को उठने में सर्दियां हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और एक बहुत अहम बात यहाँ पर करना चाहूंगी स्कूल्स के हवाले से, वो सर से भी जानूंगी मैं कि जो टाइम चेंज हुआ है, 8:30 का जो टाइम हुआ है, ये खासा पहले हो जाना चाहिए था जब ठिठुरती हुई सर्दी थी। अब सर्दी में बहुत कमी आ चुकी है और अब बच्चों का स्कूल का टाइम जो है वो 8:30 हो गया है, और मैंने सुना है शायद मार्च तक रहेगा। तो सर बताइएगा अरशद मलिक साहब के आपकी क्या राय है? देखिए आपका इसमें कोई वो तो नहीं बनता कि आप इसको चेंज करवा सके, क्योंकि तो हुकूमत का फैसला है, लेकिन आप समझते क्या है, क्या ये सही हुआ है या ये गलत हुआ है? ये सही फैसला है। कोरोना के बाद पहले ही बड़े मसाइल थे बच्चों के, और सुबह उठने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह इससे ये फायदा हुआ है कि अब बच्चे इन टाइम हो रहे हैं। ठीक है, और ये मार्च तक है, इसका कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये है कि आगे गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि कराची के जो एटमॉस्फेयर है उसको देखकर टाइमिंग जो है अगर दिसंबर से ही ये कर दी जाए तो काफी परेशानी से बच सकते हैं। सर हमारे हर फैसला देर से क्यों किया जाता है? उस पर अमल दरामद इतनी देर से क्यों होता है? असल में देर से नहीं होता, बात यह है कि तालीम को तरजीह नहीं दी जा रही। बेसिक जो प्रॉब्लम है हमारा ये कि अभी भी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मिनहजुल कौम, वो हमारा ये है कि हम टाइमली इन चीजों को नहीं देखते। कि जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो भाई कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई 8:30 बजे अगर टाइम कर दिया जाए तो कोई मसला है। हमें हर सूबे के, हर शहर के वहां पे मौसम के हिसाब से छुट्टियां देनी। अब जैसे गर्मी है तो मई का महीना जो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो हमें मई और जून में अगर हम छुट्टी कर दें तो हो सकता है। जुलाई हमारा बेहतर होता है कराची के हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन हम जो है वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। जून जुलाई में ही छुट्टियां होनी है, तो चाहे जून जुलाई में इतनी गर्मी ना हो, लेकिन हमने छुट्टियां जो है वो जून जुलाई में ही देनी है। अपने स्कूल के हवाले से बताइएगा, ब्रुकलिन स्कूल कब से आगाज किया आपने इसका? ब्रुकलिन स्कूल जी ये वैसे माशाल्लाह 1971 से है, लेकिन अभी हमने इसको जो है 2000 से यहाँ पे स्टार्ट किया। लाइन्स एरिया में कराची की कदीम आबादी है, और ये फौजी इलाका होता था किसी जमाने में। हमारे एक साइड पर जो है आर्मी वर्कशॉप है, सदर पुलिस स्टेशन है, शारा फैसल है, तो दूसरी जानिब सिंधी मुस्लिम और PCHS है। इस दरमियान में एक कदीम आबादी है जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है ये इलाका, और यहाँ पर हम काफ़ी मुख्तलिफ किस्म का काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पिछले कोरोना में देखा कि लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार थे। हमने यहाँ पर ये किया कि बुक्स का बड़ा प्रॉब्लम था, न्यू बुक्स का। तो अगर आपका बच्चा 2 में है तो आप अपनी 2 की यूज किताबें हमें दें इस्तेमाल शुदा, और 3 की इस्तेमाल शुदा किताबें हमसे ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो ये एक हमने एक नया इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह जितने भी माहिरीन तालीम है पाकिस्तान भर से उन्होंने मुझे खतूत भी लिखे, मैसेजेस भी किए और बड़ा पसंद किया और काफ़ी हाईलाइट भी हुआ ये, क्योंकि अगर एक फैमिली के 4-5 बच्चे हैं तो 5-7 हज़ार रुपए की सिर्फ किताबें हैं। और महंगाई जो है सर बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक हिस्सा हमने पेरेंट्स के साथ मिलकर ये शुरू किया है। और कहीं अगर कोई किताबें या उनके टाइटल्स बाइंडिंग की कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम, अब मेरी पूरी टीम है, हम तमाम असातिज़ा मिलकर ये सारा काम करते हैं। उसके अलावा हमने अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया है। एक जो बड़ा काम था, मैं काफी अरसे से इस पे वर्किंग कर रहा था, मैं 4th फ्लोर पे रहता था, तो मेरे बच्चे जब 4थे फ्लोर पे जाते थे तो उनसे बैग नहीं उठाया जाता था जी। तो मैंने इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की, तकरीबन 10 साल में इसके ऊपर लगा रहा और मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं इसको किस तरह कंट्रोल करूं। मैंने अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बाइफरकेट किया तमाम क्लासेस का, कि अगर आपका बच्चा नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो वो अगले मार्च की कॉपियां किताबें क्यों उठा के घूमे। तो हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब वो हमारा जो बैग है वो यकीन करें कि 1/4 रह गया सिर्फ। वाओ, जबरदस्त। तो एक तो ये कि बच्चों को जो है ना हमने वो बोझ उनका कम कर दिया बसों का, प्लस ये है कि वो 3 हिस्सों में इस तरह डिवाइड किया कि क्लास वर्क, होमवर्क प्लस एक्टिविटी बेस्ड सारी चीजें हमने उसके अंदर रख दी हैं कॉपीज के अंदर। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट काम है। और इसके अलावा यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें हम स्कूल से बच्चों को बिल्कुल विदाउट एनी कमीशन सारा काम कर रहे हैं। कोई सालाना चार्जेस नहीं है हमारे बीच में, कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, और फीस भी बहुत मुनासिब हमने रखी हुई है। फीस पर भी हम बात करते हैं, बढ़ते हैं अब हम इलियास साहब की जानिब, उनसे जानते हैं सर बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से बात हो रही है। आजकल हमारे बच्चे जो है ना, जो पढ़ाई में थोड़े से कमतर होते हैं या सोच समझते हैं अम्मा अब्बा के निकम्मे हैं, तो उनका ये दिमाग में होता है कि हम बड़े होकर हमें कुछ नहीं आता तो चलो एक काम करते हैं, एक्टर बन जाते हैं, बहुत पैसा है और बहुत हम लोगों की लाइफ जो है वो लग्जरी हो जाएगी, बहुत ग्लैमर है इस फील्ड में। जरा इस पे रोशनी डालिएगा, क्या इतना आसान है एक्टर बन जाना? नहीं, एक्टर बनना एक तो होता है कि गॉड गिफ्टेड होता है, बाद आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है, तो जो भी काम करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक्टिंग मुश्किल काम है, कहकशां आपने भी काम किया हुआ है, आपके हस्बैंड भी काम करते हैं, तो अपने आप को मनवाने में बड़ा टाइम लगता है। और ये ऐसी फील्ड है कि बाद लोग आते हैं, अल्लाह पाक उनके ऐसा हाथ पकड़ता है कि वो शब्बीर जान को आप देख लें, आए देखा और छा गए वो। तो वो क्या था, वो गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट है शब्बीर जान। बाकी हमारे यहाँ जो अभी नया टैलेंट आ रहा है उनमें एक बड़ी खामी है, वो चाहते हैं कि जी हम एक काम करें और बस जी छा जाए ना, तो ऐसा मुश्किल है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थिएटर है, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, नापा है, यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में है, तो हमारे बच्चों को चाहिए कि वहां जाएं, सीखें। तो सर सीखने से आ जाती है एक्टिंग? बिल्कुल आती है, बहुत कुछ आता है। आप देखें नापा के स्टूडेंट मतलब माशाल्लाह जब वो काम कर रहे होते हैं तो बड़ा फर्क पड़ता है उनके काम से, क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं। और एक बंदा, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि सर हम आपके बड़े फैन हैं और आप प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद वो 2-3 दिन तो बड़े अच्छे चलेंगे, चौथे दिन फिर वही फरमाइश, सर हमें भी कोई काम दिलाएं। भाई हम एक्टर हैं यार, हम कहाँ से आपको काम दिलाएं, हमें खुद काम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, हमारी फील्ड ऐसी है कि आपने स्ट्रगल जो है वो हमेशा ही करते रहना है। जब से आपने स्टार्ट लेना है उसके बाद आपने स्ट्रगल ही करते रहना है। और जो लोग ये समझते हैं कि एक्टिंग बहुत आसान है, तो भैया एक्टिंग जो है वो नाक चने चबवा देती है। और ये जो कैमरा है ना जिसपे हम बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ी सी भी झिझकूंगी या थोड़ी सी भी मैं कहीं कोताही बरतूंगी तो ये मुझे नहीं बख्शेगा, क्योंकि ये कोई हमारा चाचा का बेटा, मामू का बेटा, खाला, नानी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारा रिश्तेदार है। तो जहां पर भी आपने थोड़ी बहुत भी मसले मसाइल किए तो आपको कैमरे की आंख नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही फरमाया मैंने, बिल्कुल 100% मैं इससे मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक है। और बढ़ते हैं अब अनुषा की जानिब, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर बन रही हैं। अनुषा कैसी हो? ठीक ठाक हो? खैरियत हो? बहुत प्यारी लग रही हो आज। वैसे बताओ कितने साल की हो? 20 साल, माशाल्लाह। इतनी छोटी उम्र में ये बचपन से सोचा हुआ था कि इंजीनियर बनना है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर बनना? हाँ, बचपन से शौक इंजीनियरिंग की तरफ था, मशीन्स को देखना। इंजीनियर का तो ये काम होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा होता है,
फिर बचपन से लाइक एज माय पेरेंट्स से के था शौक के engineering का। खिलौना तोड़ती थी, उसके बाद फिर जोड़ उसके अंदर से मैग्नेट्स निकाल लिए, हाय। सेल्स निकाल लिए, खिलौने से ज्यादा उसके अंदर घुसना, स्क्रू ड्राइवर्स के अंदर, स्क्रूज के अंदर, तो ये वाली चीजें होती हैं। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, टर्की में भी अनकरीब अभी कुछ एक इवेंट हुआ था, उसमें भी आपकी पूरी टीम ने हिस्सा लिया था, जरा उस बारे में हमें बताइए। बेसिकली मैं जहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, वहाँ पे एक सोसाइटी और हम कह सकते हैं टीम है, नेस्ट एयरवर्क्स, और हम लोग सब मिलके ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स और एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं एट द वेरी अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी हम बच्चे ही काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। और ना ही सिर्फ काम कर रहे होते हैं, इस बात को हम लोग फिर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, यानी अब हम काम तो कर रहे हैं मगर वो काम दुनिया को भी तो दिखे या पाकिस्तान को भी तो दिखे कि हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाते हैं। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो गए, जैसे 2016 से हम ये काम करते आए, मैं नहीं यानी मेरे सीनियर्स और हम बच्चे, तो ये हम काम करते आ रहे हैं। हम पहले यूके में पार्टिसिपेट करते थे और यूके में हम लोग ने पूरे साउथ एशिया के अंदर हम लोग ग्रैंड चैंपियंस थे, यानी आप समझे फर्स्ट प्राइज जीती थी हमने। और हम पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। फिर हमने सोचा कि अब इससे बड़े लेवल के ऊपर आए, तो फिर टर्की में कंपटीशन होता है टेक्नोफेस्ट, वो टर्की की अपनी गवर्नमेंट करवा रही होती है और टूबी तक कहते हैं उस गवर्नमेंट को, और ये कंपटीशन इतने बड़े लेवल पर होता है कि इसमें 150 प्लस टीम्स होती हैं दुनिया भर से, और इस लेवल पर कंपटीशन होता है। तो हमने सोचा कि अब इस जगह पे अपने आप को मनवाया जाए, तो हमारा फर्स्ट ट्राई था पिछले साल और हम लोग वहाँ गए थे। और बहुत मुश्किल होती है सिलेक्शन जब आपके पास 150 टीमें होती हैं, एंड 95 प्लस टीम्स थी हमारे कंपटीशन में जिन्होंने वही काम किया हुआ था जो हम कर रहे हैं, और उसमें से we were at 18th पोजीशन माशाल्लाह। वाओ, माशाल्लाह। इन द वेरी फर्स्ट ट्राई ना, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एक हमें अचीवमेंट मिली थी, एजाज मिली थी कि हम पाकिस्तान को जाके वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पे हमें इतना अच्छा आउटकम मिल रहा है। तो ये हम इस तरह से काम तो करते हैं और साथ साथ उसे प्रमोट भी कर रहे होते हैं, और बस यही काम है कि प्रमोशन ये होती है कि हम टेक्नोलॉजी प्रमोट करें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अब आपको जो जिस इंजीनियर से मिला बोलते हैं जॉब मिल रही है, जॉब है नहीं है, और पाकिस्तान में क्या स्कोप इंजीनियरिंग का, तो यही बात है कि आप अपना स्कोप खुद बनाते हो। बिल्कुल, तो यही है कि हमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी है पाकिस्तान में और इसके ऊपर हम लोग काम करना है। वेरी गुड। अरशद साहब, मुझे बताइएगा, कंपटीशन का जिक्र हुआ तो ब्रुकलिन स्कूल में कंपटीशन वगैरह करवाते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। लेकिन पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी जिसे अब हम निसाबी सरगर्मियों का नाम देते हैं, यानी अब दुनिया भर में ये हो गया है कि वो निसाब का हिस्सा बन गई जी। तो इससे बच्चों में जो छुपी हुई सलाहियतें होती हैं वो निखर कर सामने आती हैं। तो जैसे इस बच्ची ने अभी बताया कि भाई मुझे शौक था, तो अब हम बच्चों में ये चीजें देखते हैं, फिर हमें जब वो मैट्रिक क्लासेस में आते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो हम फिर वहां से उनको चेंज करते हैं कि भाई आपके माइंड में क्या है। फिर हम पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि बताते हैं कि इस बच्चे को आप पुश करें, इस फील्ड के अंदर ये ज्यादा बेहतर रहेगा, इसका दिल है यहाँ पर। तो यहीं से ग्रोथ उसकी मैट्रिक लेवल से अगर शुरू हो जाएगी तो इंटर के बाद उसको फैसला करना आसान होगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है। अभी इसके अलावा फिर जो एक्स्ट्रा हमारी एक्टिविटीज हैं उसमें अभी रिसेंटली सैलाब का मसला आया, तो सबसे पहले हमने कराची के अंदर ये कैंपेन शुरू की और उसमें फिर हमने डायरेक्टरेट को शामिल किया। रफिया मल्ला साहिबा हैं हमारी एडिशनल डायरेक्टर, और उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया इसके अंदर। फिर हमने क्या किया कि पूरे बच्चों को तैयार किया स्कूल से, वो अपने घरों से सामान लाना शुरू। हमने कैश नहीं लिया, हमने कहा सामान लेकर आना है, खाने पीने की अशियां और कपड़े। फिर उन्होंने अपने अतराफ में शुरू कर दी कैंपेन, और माशाल्लाह पूरी हमने एक गाड़ी बना के डायरेक्टरेट के साथ रफिया मल्ला साहिबा की सरबराही में, अखलाक साहब की सरबराही में, वो हमने फिर सीन रवाना की यहाँ से। और बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन और हेल्प करने का जज्बा एक वो सामने आया, सार का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा, ये उनके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज से अब अल्लाह ना करे कल कहीं फिर होता है तो हमें कहना नहीं पड़ेगा, अब ये बच्चे ज़हनी तौर पे तैयार हो गए। बिल्कुल, और असासा बन जाएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। सर, अपने टीचर्स के बारे में जरा बताइएगा, आपके जो टीचर्स हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, क्योंकि टीचर्स का एक बहुत अच्छे से किरदार अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्कूल के लिए। देखें, अभी मैं ये एक्टिविटी का आपसे जिक्र कर रहा था, इसमें हमने सबसे पहले टीचर्स को एक्टिव किया
ٹھیک ہے. پہلے ہم ٹیچر کی جو گروتھ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر بچوں میں منتقل کرنا ہمیں بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ہم اگر 400 بچے ہیں 300 بچے ہیں کہ اسکول کے اندر ہم سب جگہ نہیں پہنچ سکتے. پہلے ہم اپنے ٹیچرز کو تیار کرتے ہیں پھر وہ ٹیچر جا کے بچوں میں وہ چیزیں منتقل کرتے ہیں. بالکل یہ ایک پوری ٹیم کا ہے. اب جیسے ہم نے سلیبس بنایا سلیبس میں ہر ٹیچر ہر مضامین کے ٹیچر کو ہم نے اس کا حصہ ڈلوایا ہے اور ہر سیمسٹر کے بعد اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں پوری ٹیم کہ بھائی دیکھیں یہ سلیبس ہے اس میں کیا چینجز ہونی چاہیے کس طرح بچے کو آسانی ہو سکتی ہے. بالکل. اب ہم اپنا بکس اور کاپیز کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن کو اب ڈائیورٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف یعنی پیپر فری ایجوکیشن. پیپر آپ کو پتا ہے بہت مہنگا ہو گیا اور دنیا جامع ویسے ہی پیپر فری ایجوکیشن ہے. ٹیب لیپ ٹاپ پہ اور ہے نا موبائل پہ ایجوکیشن چل رہی ہے. تو اب ہم اس طرف بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. ہم نے شروع کر دیا ہے سلو اور نیکسٹ سیمسٹر انشاءاللہ سیشن سے ہم نیو سیشن سے یہ پورا کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. زبردست بھائی. یہ تو بروکلن اسکول کی بات ہو رہی تھی. اب الیاس صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. الیاس صاحب ذرا بتائیے گا بچوں کے حوالے سے ہم نے بات کر لی کہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں اگر جو نیو کمر ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ کی ایکٹنگ سیکھ کے آئے انبورن ٹیلنٹ ہے تو اس کو پہچانے کس طرح سے؟ دیکھیں یہ تو زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو شوق میں آئے ایکٹنگ کے حوالے سے. آپ کو بھی اور ہر بندہ آتا ہے ہیرو بننے کے لیے پھر بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ یار ماحول کیا ہے میں نے کس طریقے سے. اچھا ڈیفرنٹ ایپس آ گئی ہیں نا آج کل تو وہ سمجھتے ہیں یہ ایپ پہ ہم ٹک ٹاک بنا کے شاید ہم اچھے ایکٹر ہیں. تو کیا ایک ٹک ٹاکر ایک اچھا ایکٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اوکے نہیں یہ نہیں صحیح کنٹینیو کریں گے. الیاس صاحب یہاں پر قطع کلامی کے لیے معافی. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین. ہم نے بریک پہ جانا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات بھی کنٹینیو کریں گے اور آپ کو کچن کی دنیا میں بھی لے کے جائیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. اور جیسا کہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو لے کر جائیں گے کچن کی دنیا میں ملوائیں گے شیف سارا سے اور آج شیف عظما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیف سارا اور شیف عظما. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا بن رہا ہے آج سلمان کے کچن میں؟ بالکل آج سلمان کے کچن میں جو ہے وہ بننے جا رہا ہے بہت ہی مزے کا اور یونیک پاستا. اور پاستا چونکہ وہ بن رہا ہے سلمان کے کچن میں تو پھر تو بنتا ہے سلمان کا ساس اور پیوری کا استعمال. تو جی سلمان ہمیں پرووائڈ کرتا ہے بہت اچھی اور بہت ساری اور وسیع رینج جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ساسز اور جیمز کی جو ہمیں ہمارے کچن کو بناتی ہیں بہت ہی مزیدار. اور جب مزیدار اور کھانے پینے کی بات آتی ہے کچن میں تو پھر ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے وہ ہے روایت کوکنگ آئل کا استعمال. چونکہ روایت کوکنگ آئل دیتا ہے ایک ہیلدی اور خالص آئل اور بناتا ہے ہماری صحت کو بہت ہی فٹ. اور ہم ضرور اس کا استعمال کریں گے اپنے کچن میں. تو پھر چلتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف. جی شیف عظما کیا بن رہا ہے؟ پاستا کیسا بن رہا ہے؟ کیا نیو اس میں کی ہے؟ کیا انگریڈینٹس ایسے ہیں جو کہ ہم اس کے ساتھ کچھ نیو لک دیں گے ڈفرینٹ دیں گے پاستا کو؟ السلام علیکم. یہ میں بنا رہی ہوں اٹیلین پاستا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم انگریڈینٹس ہم نے لیے ہیں کشمیری لال مرچ ہے سالٹ ہے اور وائٹ پیپر ہے بلیک پیپر ہے اور گارلک ہے پلس پارسلے ہے. واو. جی ہمارا کیمرہ آپ کو صحیح سے فوکس کر سکے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاستا بننے جا رہا ہے تو اس کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیسے لینا ہے؟ کیا اسٹارٹ کرنا ہے؟ کس طرح سے میرینیشن کرنی ہے؟ اچھا اس میں میرینیشن نہیں ہوتی اس میں ڈائریکٹ اپلائی ہوتا ہے. جیسے آئل ڈال دیا آئل کے بعد ہم نے گارلک ڈال دیا اور آنین ڈال دیا. اس کے بعد جو ہے ہمیں جو مسالے ہم نے بتائے وہ سب بالکل ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی روایت کوکنگ آئل جو کہ ہے خالص اور پیور اور بناتا ہے ایک ہیلدی لائف اور دیتا ہے مزے کی ٹیسٹ ہمارے کھانوں میں. تو جی ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں ہم نے پاستا کے لیے اپنی پانی کو جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے. دین ہم اس کو ایڈ کرنا ہے. ایسے رکھیں اوکے. اچھا یہ فل پیکٹ لینا ہے پاستا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارا آلموسٹ 500 گرام کا جو پاستا پیکٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور باقی اپنے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو میجرنگ کہ آپ کو کتنی سرونگ چاہیے. آئی گیس یہ 4 to 5 سرونگ ہوتی ہے پیکٹ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ مجھے دیں آپ باقی کا پریپریشن اسٹارٹ کر دیں تاکہ جلدی سے جھٹپٹ والی ریسیپی ہماری تیار ہو جائے بن کے اور ہم مزے سے اس کو ٹیسٹ کر سکیں اور آپ کو دکھا بھی سکیں.
ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ آئل ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو پاستا جو ہے وہ بالکل مکس نہ ہو یا پھر تھوڑا سا ایک اچھا رنی رہے. اور وہ جب مکس ہو جاتا ہے یا زیادہ پک جاتا ہے ہیٹ سے تو وہ پھر بہت عجیب سا بن جاتا ہے, وہ پھر پاستا نہیں رہتا, وہ انڈا گھوٹالا ٹائپ لگ جاتا ہے, وہ پاستا انڈا گھوٹالا بن جاتا ہے بیسکلی. تو ہم جاتے ہیں. اوکے, آئل کتنا؟ اٹالین پاستا کا ہم سوس ریڈی کرنے جا رہے ہیں. اوکے 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 ڈن. انین, چاپڈ انین. اوکے جی, چاپ انین. ہم اس میں میش انین بھی یوز کر سکتے ہیں, چاپ ہی ضروری ہے, ڈپینڈ ٹو ٹیسٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے ڈن. اوکے اچھا عظمیٰ, اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے مجھے آپ بتائیں. گارلک, ٹھیک ہے. جنجر بھی ہے؟ نہیں ہے, جنجر نہیں جائے گا, جنجر نہیں جائے گا, یعنی کہ صرف ہمارے پاس اس میں گارلک جائے گا. پیاز سوتے کری ہے ہم نے آئل میں اور گارلک کے ساتھ اس کو ہلکا سا اسٹر فرائی کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ اسپائسز مجھے نظر بھی نہیں آ رہے عظمیٰ اس کے اندر, تو تھوڑا نہیں تھوڑا لائٹ ہوتا ہے. چلے جی, یہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا چونکہ وہ ہمارے گھر میں ایک یا روایتی ایک ہے کہ بھائی مزے کا پاستا ہونا چاہیے لیکن اسپائسی ہونا چاہیے. میجورٹی اٹالین پاستا جو ہوتا ہے وہ زیادہ اسپائسی ہوتا نہیں ہے, لیکن اب اگر آپ کو کھانا ہے اسپائسی تو آپ اس کے اندر اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اسپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں. پاستا اور اس طرح کی میکرونیز ہے اور اس طرح کی آپ جو ڈشز بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنے ٹیسٹ برڈ کے حساب سے اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں تمام چیزیں. اور میجورٹیز اس میں نہیں یوز کرتی زیادہ, بلکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کیچپ سے ہی زیادہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایڈ کر لیا. لیکن ہمیں ضروری ہے کہ اس کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا جائے اور بنا کے دیا جائے تاکہ ہمیں کیچپ یا ادر ساسز کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس کے بعد پیوری ایڈ کرنی ہے, سلمانس پیوری ایڈ کرنی ہے. ہاں, کتنے ٹیبل اسپون ڈالنی ہے ہم نے پیوری؟ 2 ٹیبل اسپون ہم نے جو ہے وہ پیوری ایڈ کرنی ہے. آپ نے اس میں چنکی سالسا بھی رکھا ہوا ہے, ہاٹ چلی سالسا ہے, ہاں بالکل, ٹیسٹ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جی ہمارے کچن میں سلمانس کچن میں بننے جا رہا ہے اٹالین پاستا, اور اس کے اندر ضرور ہم سلمانس کی جو کی انگریڈینٹس ہیں وہ ضرور ایڈ کریں گے. اور اچھا, اس کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی, ابھی چکن میں آپ بنا رہی ہیں نا, تو کیا ہم اس کو ادر میٹ میں بنا سکتے ہیں, مٹن میں یا بیف میں؟ کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ قیمہ ہم یوز کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے, چکن کا قیمہ ہم نے یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم پاستا ریڈی کرنے رہے. عظمیٰ, آپ اس کے علاوہ کیا مصروفیت ہے, آپ کا اپنا کوئی برانڈ ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں فی الحال تو ڈیکسٹر میں ایز اے اسسٹنٹ شیف ہوں, اور دوسرا یہ کہ میرا برانڈ ہے عظمیٰ's کچن کے نام سے جو میں گھر سے چلا رہی ہوں, اور باقی یہ کہ آپ کے چینل پہ آ جاتی ہوں. یعنی کہ جی آپ اگر عظمیٰ کی ریسیپیز کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو عظمیٰ سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا, یا ان کے بنے ہوئے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور ان سے پھر ان کے کانٹیکٹ نمبر پہ بات کر کے ان سے ضرور آرڈر کروائیے گا. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہمارے اسکرین پہ ضرور چلے گا, تو آپ جو ہے وہاں سے ان کا کانٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں. اچھا, مجھے اپنی ساتھ ساتھ بتائیں کہ جو آپ انسٹیٹیوٹ میں ایز اے اسسٹنٹ شیف ہیں تو وہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں, ٹرین کر رہی ہیں بیسکلی اسٹوڈنٹس کو, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس کی اوپننگ ہوئی ہے میرے خیال سے 5 جین کو نا, تو بس ابھی اس میں رجسٹریشن چل رہی ہیں, جیسی رجسٹریشن کمپلیٹ ہوگی کہ پھر ہم آپ کو وہاں دیکھ سکتے ہیں. چلے جی, آ جاتے ہیں ہم اپنے پاستا کی طرف اور جلدی جلدی سے جھٹ پٹ اپنی ریسیپی کو تیار کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو گیسٹ ہیں, ہمارے منصور بھائی ہیں, وہ ضرور ٹیسٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ جی کیسا بنا ہے. یہ ہم نے کیا ایڈ کیا ہے, ٹماٹو پیوری, رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہوم میڈ ٹماٹو پیوری ہے, ہم نے اس کے اندر ہوم میڈ بھی یوز کرنی ہے, اور سلمانس کی بھی. سلمانس چونکہ بہت اچھا فلیور بھی دے دیتا ہے, اور ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا اروما اور بہت اچھا کلر دیتا ہے آپ کے کھانے کو, تو وہ ہم نے ضرور ایڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے اس سے کلر اور اس کی جو کری ہے وہ بہت اچھا ایک فلیور کے ساتھ ساتھ بہت اچھا کلر بھی دے دیں, تو وہ کمپلسری ہوتی ہے آپ کے کچن میں.
ٹھیک ہے شیف سارا, آپ جو ہے ریسیپی کمپلیٹ کیجیے جب تک ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا کیا آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں ہمارا کچن سیگمنٹ. ہاں, ٹیسٹ آپ لوگوں نے کر کے جانا ہے بالکل. اور یہ جیسا ہم ذکر کر کے گئے تھے الیاس بھائی آپ سے بریک کے جانب, جب ہم بڑے تھے تو ہم نے یہ پوچھا تھا کہ ڈفرینٹ ایپس جو ہوتی ہیں اس میں لوگ سمجھتے ہیں ایکٹنگ کر کے کہ ایکٹنگ ہم کر سکتے ہیں, اگر ہم وہاں پر اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو ہم کیمرے کے آگے بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو کیا کوئی بھی ایپ یوز کرنے والا انسان جو ہے کیا اچھا ایکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. میں نے آپ سے کہا کہ ایکٹنگ بڑا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ 1 منٹ کا آپ کا کانٹینٹ ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے, مگر جب آپ کیمرے کے سامنے جاتے ہو, کیمرے کی ایک الگ داغ ہوتی ہے. آپ خود پرفارمر ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا, تو کیمرے کی ایک دہشت ہوتی ہے. اب یہ ٹک ٹاک جو ہے وہ تو بڑا ایزی ہے, آپ نے یہ پکڑا, سیلفی سے شروع ہو گئے, یا اپنی ٹیم بنا لی, اس سے کام شروع کر دیا. مگر یہ کہ کامیاب بہت ہیں آج کل, کما یہی لوگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, آج کل فین فالوئنگ ان لوگوں کی زیادہ ہے, بہت یہ زیادہ. بات میں ہے. ابھی آپ سے یہی بریک کے دوران بات کر رہا تھا کہ اگر آپ انٹیریئر سندھ میں کسی ٹک ٹاکر کو ہمایوں سعید کے ساتھ بھیج دینا تو وہ ہمایوں سعید کے ساتھ کوئی سیلفی نہیں لے رہا ہوگا جتنے کی ٹک ٹاکر کے ساتھ لے رہے ہوں گے. بالکل, یہ میرا ایکسپیرینس ہے, بالکل. میں نے دیکھا, میں گیا ہوں ابھی سکر میں ریسنٹلی ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ گیا ہوں, اور میں حیران رہ گیا کہ مطلب یہ کہ ہم نے ایک جگہ بھی اپنے پیسوں کا کھانا نہیں کھایا. محبت ہم کرنے جس گیسٹ ہاؤس میں سکر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو صبح ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک ہمیں وہیں پہ اور ٹک ٹاکرز تھے یا ان کے چاہنے والے تھے, وہ وہیں پرووائڈ کرتے تھے, وہیں ہم لوگ کھاتے پیتے تھے. زبردست بھائی, محبت کرنے والے تو ہیں پاکستانی, لیکن کبھی کبھی غلط ٹریک پہ بھی ہم لوگ چلے جاتے ہیں, بٹ اٹس اوکے, وہ بھی الگ مسئلہ ہے, لیکن محبت کرتے ہیں, یہ سب سے اچھی بات ہے. اچھا الیاس سر, اب ارشد سر ہمیں بتائیے گا ذرا, آپ کی کتنی برانچز ہیں؟ ایک صرف کراچی میں ایک ہی برانچ ہے یا اور بھی برانچ؟ نہیں, ایک ہی برانچ ہے ہماری. ٹھیک ہے, تو کیا ارادہ ہے آگے انقریب کوئی برانچ اوپن کرنے؟ انشاءاللہ. ابھی یہ کرونا کے مسائل تھے, ٹھیک ہے, اب یہ ذرا تھوڑا سا انفلیشن سے نکلتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے میں بھی بات کرنا چاہوں گا, ایجوکیشن کے حوالے سے. میں ابھی ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ستار عزیز صاحب ہیں, چھیپا صاحب ہیں, کھانے کے حوالے سے اور ایمبولینس کے حوالے سے ایجوکیشن کی طرف کوئی نہیں آیا. بالکل, کیونکہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ ناخواندگی زیادہ ہے. آپ سری لنکا کو دیکھ لیں, 98% ہے, مگر پاکستان میں وہ ریشو نہیں ہے. تو اس طرف یہ جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں وہ ایجوکیشن کی طرف بھی آئیں تاکہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا ریشو بڑھے. بالکل. لیکن کسی بھی قوم کو اگر صحیح ڈگر پہ ڈالنا ہے تو تعلیم کو ترجیح دینی پڑے گی. بالکل, یہ اس وقت کی جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا. تعلیم کو ترجیح دینی ہے ہر لیول پہ. اب دیکھیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے, ہم نے سابی بچوں کو کرونا کے بعد تھوڑا سا جو تعلیم سے ہٹے ہیں, ابھی ہمیں واپس لانے میں بڑا مشکل ہو رہا ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, اور ہر آدمی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, پرائیویٹ ادارے ہوں چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہوں, سب کوشش کر رہے ہیں. ابھی یقین کریں, ریسنٹلی اس شوق پیدا کرنے کے لیے بورڈ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ مختلف جو ہے نا گیمز, کرکٹ, ہاکی, ہمارے چیئرمین صاحب ہیں شرف علی شاہ, میٹرک بورڈ کے, انٹر بورڈ کے چیئرمین ہیں سعید الدین صاحب, اس کے علاوہ حور مظہر صاحب ہیں ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ ریسرچ. ان لوگوں نے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ 2-3 مہینے مسلسل بچوں کو کچھ نہ کچھ جو ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں. کرکٹ ہو گئی, ہاکی ہو گئی, اس کے علاوہ آپ کا ملی نغموں کا کمپٹیشن ہے ابھی جو ریسنٹلی ہونے والا ہے, نعت کمپٹیشن ہونے والا ہے, تقاریر کے مقابلے ہیں, ایسے کے مقابلے ہیں. یہ ساری چیزیں بچوں کو واپس ایجوکیشن کی طرف لانے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے ہیں, اور سب نے جوڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کو جو تھوڑا سا انٹرسٹ دور ہو رہے ہیں, موبائل پر لگ گئے ہیں زیادہ, تو ایسی ایکٹیویٹیز دی جائیں جو ہم ابھی ڈیجیٹل لا رہے ہیں. ایجوکیشن انشاءاللہ ہمارا اپریل سے ہے نیو سیشن سے, تو ہم یہ کر جائیں گے انشاءاللہ. اور بچوں کو جو دور ہو رہے ہیں ہم ان کو واپس لا رہے ہیں. مختلف ہم ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹاپکس کے حوالے سے, اور جو واقعات ہیں ہمارے دینی, ہمارے صحابہ کے, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, وہ ہم سب جو ہے نا ڈیجیٹل کرتے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کا انہماک اس طرف ہو جائے. بنسبت کے موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں, دوسری ایکٹیویٹیز پہ جاتے ہیں, تو جو میٹرک تک کا بچہ ہے نا وہ اس طرف آ جائے گا تو انشاءاللہ بڑی چینج آئے گی مستقبل قریب میں انشاءاللہ. اور یہ جس طرح کام ہو رہا ہے, سردار صاحب یہ بہت جلدی فیصلے لے رہے ہیں. سردار علی شاہ صاحب ہمارے وزیر تعلیم سندھ ہیں, یہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ ٹائم کیسے چینج ہوا, تو ان کے بعد پہنچا ہے اور انہوں نے سیم ڈے اس پہ ایکشن لے لیا.
ओके, मतलब उनके पास जो है वो देर से ही दरख्वास्त गई है, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने एक्शन लिया कि वाकई ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, तो वो एडजस्ट हम कर रहे हैं टाइम के साथ, और माशाल्लाह उससे बच्चे टाइम पर आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। फीस की जानिब बढ़ेंगे, आप फीस का जिक्र कर रहे थे कि बड़े रीजनेबल प्राइस पे आपकी फीस जो है बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरा उस पर रोशनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देखें, ब्रांड नेम तो आपको पता है, हम हैं कॉन्शियस कि भाई ब्रांड नेम पे पढ़ाएंगे, अब उनके फीसें हाई भी हैं। अब जिस तरह हम जिन इलाकों में काम कर रहे हैं, कदीम बस्तियां हैं कराची की, और यहाँ पे मुतवस्सित तबके के ताल्लुक रखने वाले अफराद रहते हैं, तो मुनासिब फीस के साथ हम वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्राइवेट स्कूल देखें, काम है गवर्नमेंट का एजुकेशन देना, अब प्राइवेट जब इदारे आते हैं ना, तो ये देख लें कि उनकी बिल्डिंग जो है ना 90% रेंट पर है, बिल्कुल, ठीक है, फिर सैलरीज हैं। अच्छा, हाई स्किल्ड आप टीचर रखते हैं तो उनकी सैलरी ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर साथ बिजली, गैस, पानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखें कि फिर लोड शेडिंग, बच्चा जब स्कूल आता है लाइट नहीं होती, जनरेटर चलेगा, वो बियर कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से एक्सपेंसेस होते हैं, फीसों में इजाफा होता है। अब जैसे अच्छा साहब, इन्फ्लेशन है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जी जी। ये हमारे ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनके ये तासुर क्यों जा रहा है कि ये इंडस्ट्रियां हैं, जी। ये कमाने के लिए जी, बने जी, हैं। लोग ये ठीक है ना? कहते हैं कि ये बिजनेस बन गया है। हाँ, आपकी बात सही है। अब इसमें देखें, वही मैंने अभी कहा ना, ब्रांडेड कॉन्शियस लोग हैं हम लोग, कि एक तरफ अगर जल्दी, अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, पिछले 4-5 साल पहले एक हाई कोर्ट में केस लगा, वो भाई फीस ज्यादा ले रहे थे स्कूल, वो ब्रांड नेम था बड़ा, तो वो केस खत्म हो गया। देखिए, हर इलाके के हिसाब से माँ बाप जब है ना, स्कूल नहीं जाता एडमिशन लेने के अपने घर के ऊपर के भाई आप मेरे स्कूल में दाखिला दिलाएं, माँ बाप देखते हैं उनकी जेब, जब वो जाते हैं पूछते हैं फीस कि भाई यहाँ पर मैं अपने बच्चे को करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता हूँ। अब जो ले रहे हैं वो तो ज्यादती कर रहे हैं, जो नाजायज कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप थोड़ा सा देखें, अपने नियर बाय में जो अच्छे स्कूल हैं, अच्छी शोहरत वाले, वहां जाएं, मालूमात करें, भाई ये बोर्ड से रजिस्टर्ड है नहीं सर, है। मैं ये कहना चाहूँगा, एक इलाके में, मतलब कराची है जैसे, तो कितने अच्छे स्कूल हैं। कहने का मतलब ये, अब मैं एक बच्चे की मिसाल दूंगा कि मेरा भतीजा है, वो जा रहा है, उसको ABC लिखना नहीं आ रहा, मगर उसको नंबर क्या मिल रहे हैं, जब वो एग्जाम होते हैं तो 95% उसको नंबर मिल रहे हैं। जी, लेकिन ये चीजें हो रही हैं, एजुकेशन आप को सही कह रहे हैं, तबाह देखिए, कर दिया है इन स्कूलों ने। तो उनको किस तरह पकड़ में लाया जा सकता है कि यार, अब आपने उसमें एक चीज और, वहां पर मैट्रिक बच्चियां 8वीं पास जो है वो टीचर हैं, जी, ठीक है ना, ये भी तो एक वो अलग ही एजुकेशन कहाँ कहानी जाएगी है। हमारी? रियाज सर, इस पे भी बात करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। डायरेक्टरेट ने अभी सारा ऑनलाइन कर दिया है सिस्टम, ठीक है ना। पेरेंट्स घर पे बैठकर एक स्कूल के बारे में मालूमात ले सकते हैं कि यहाँ पे कितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ये पेरेंट्स का काम है, वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं ना जी। आज देखें वालिद का क्या हो गया, वो बेचारा महंगाई के दौर में मशीन बन गया है, ठीक है। वो सुबह निकलता है, 2-2, 3-3 काम करता है, अपने जरूरियात घर की पूरी करने के लिए लग गया है। अच्छा, माँ भी बिजी हो गई है, ठीक है। अब इनके पास टाइम ही नहीं है पेरेंट्स का। पेरेंट्स आए देखें, जैसे कोई चीज बाजार में लेने जाते हैं तो 4 दुकानों से पूछते हैं, फिर परचेस करते हैं। बच्चे को एडमिशन दिलाते हुए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसको चेक करें कि यहाँ पे कितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ये स्कूल रजिस्टर्ड है डायरेक्टरेट से, ये बोर्ड से रिकग्नाइज है कि नहीं है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप देखें, जरा सा चेक डालने से वो स्कूल बेहतर हो जाएगा, खुद बेहतरी आएगी, लेकिन चेक डालना पड़ेगा। ये पेरेंट्स का काम है। अब वो डायरी देखकर ये समझें कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इन स्कूलों को चेक करे, या गवर्नमेंट, मैंने माँ आपको बाप कहा ना, तो बेचारे नहीं, आप सही कह रहे हैं ना। देखिए, मैंने आपको बताया ना, अभी ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम। सरदार अली शाह साहब ने सारा ऑनलाइन कर दिया है। अब हर स्कूल की डिटेल आप जाएं डायरेक्टरेट की साइट पर, आप वहां पे एंटर करें स्कूल का नाम, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि यहाँ पे कितने टीचर बिल्कुल, हैं, लेकिन क्या अर्शद मलिक साहब क्वालिफिकेशन भी है, सही कह क्या रहे हैं कि स्किल्ड है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को बहुत नोहा होनी चाहिए कि किस बिल्कुल। स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अनुषा से भी बात करेंगे, उनकी टीम के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, ये देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ अनुषा, बताइए जरा अपनी टीम के हवाले से। हमारी टीम के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ छोटे बच्चों से या स्कूल लाइफ से नहीं होता,
یہ ہم انجینئرنگ یونیورسٹیز میں بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس تھوڑی ٹیکنیکلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب جس طرح سے ہمارا پروجیکٹ ہے, اب ہم یہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر ہمارے پاس اپنی جیب نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجیز کے اوپر انویسٹ کریں, یا جو ہمارے پاس جو ہمیں امپورٹ کرانی پڑتی ہیں چیزیں, یا جو ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے مگر ہمیں ٹیلنٹ کے قدردان چاہیے ہوتے ہیں. اینڈ یقین مانیں کہ انٹرنیشنل لیول پر لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں چیزیں بھجوا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کام اچھا ہے, یہ اچھا ہے. یہاں پاکستان سے بھی لوگ کرتے ہیں مگر یہاں پہ بہت کمی ہے. مطلب آپ کو یہ بات, مطلب ہمیں خود آ کے بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ ہماری گورنمنٹ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ ہمارے بچے انٹرنیشنل لیول پہ یو کے جا کے یا ٹرکی جا کے, ایسے کنٹریز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ہم تو ڈیولپنگ اسٹیج پہ ہیں نا, بالکل وہاں پہ جا کے ان کے اسٹوڈنٹ سے, ان کی یونیورسٹیز سے کمپیٹ کر رہے ہیں, ٹرکش یونیورسٹیز سے یا یو کے یونیورسٹی سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کو شو کرنا چاہیے, یا ہمارے پاس ایسے لوگ جو کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں انہیں انویسٹ کرنا چاہیے. بیکاز ان دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک فیوچر کی چیز پہ انویسٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے ہی ملک کے فیوچر کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ والا کانسیپٹ جو ہے نا, یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ, یہ ہماری قوم میں بہت نہیں ہے, لائک کمی ہے اس کی. بالکل. اور باقی قومیں جو ہے نا وہ اسی کے اوپر کام کر رہی ہیں اور اسی کے اوپر ان کی گروتھ ہے. مطلب وہ بہت سپورٹیو ہوتی ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہیں کسی بھی لیول پہ, اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ, تو ان کے اوپر انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ سوچ کے نہیں انویسٹ کر رہی ہوتی کہ اس کا کیا لائک ابھی کے ابھی کرنٹ آؤٹ کم کیا ہوگا, وہ یہ سوچ کے انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ دیز آر دا فیوچر نا, یہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہے. تو یہ بات بہت, اس چیز کی گورنمنٹ سے لے کے لائک ریسورس لیول تک اس چیز کی بہت کمی ہے, مجھے جو لگتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہو, اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. اب ہم ٹیم کی جانب پڑھتے ہیں, ذرا بتاؤ. تو ٹیم کا یہی ہے کہ ٹیم جو ہے ہمارے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, میکینیکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور ہم لوگ اپنے لائک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کو امپلائی کرنے کے لیے ہم اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈرونس کے اوپر فرام دا اسکریچ ہم ان ڈرونس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ڈیزائننگ, لائک ایک پلین بنانا, ایک جیسے ایروپلین جو آپ سمجھتے ہیں اس کا شارٹ ماڈل آپ بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس کو اڑانا, اس کو فلائٹ دینا از سم تھنگ لائک پلین تو ایک ابھی تک لوگ میریکل ہی سمجھتے ہیں ایٹ دا لیول, تو ایک میریکل ہی ہوتا ہے. اس کو آپ پورا سال لگ کے آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہو, اور اس کی ڈیزائننگ پہ, اس کی فلائٹس پہ, پھر کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی الگ بھاگ دوڑ ہوتی ہے. ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جج کرنے کی کہ بچے کیسے کام کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, اور اس پہ ہیں کہ ہم انہیں اپنی کنٹری بلا لیں, اس اسٹیج پہ ہیں. تو اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے کہ کمپٹیشن کے لیے رپورٹس بن رہی ہوتی ہیں, ریسرچ پیپرز بن رہے ہوتے ہیں. بہت زبردست ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ, جی بہت زبردست ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ, دیٹس ویری گڈ. اور انوشا, کیا پیغام دینا چاہو گی ناظرین کو؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کو جو اسٹوڈنٹ لیول پہ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی جو آپ کے دماغ میں جو چیز ہے نا, آپ اس کو امپلائی کر کے دیکھیں ایک دفعہ, آپ اس کے اوپر کام کر کے دیکھیں. اور جو ریسورس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس سورسز ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اسٹوڈنٹس پہ انویسٹ کر کے ایک دفعہ دیکھیں. بالکل. اور اپنے آس پاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انکریج کریں, لائک کسی بھی وے میں ان کو انکریج کریں کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ٹاپک کے اوپر کام کریں, کیونکہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت میرے خیال سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے, کہ ہمارے پاس اپنی ٹیکنالوجیز ہوں, اپنی انڈسٹری ہو, تو ہمیں کیا ضرورت کسی چیز کی, بالکل, تاکہ چیزیں بہتر ہو جائیں. ارشد ملک صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس, میرا توجہ میں خاص ان کی طرف دیتا ہوں. آپ یہی کیمرہ آپ کا, آپ یہاں پر دیکھ کے بولیں گے, پیرنٹس بہت جلدی آپ سے اٹریکٹ ہو جائیں گے. پیرنٹس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے وقت آپ اسکول کے اساتذہ کی کوالیفیکیشن, ان کی اسکل چیک کریں, ان کی بکس چیک کریں کہ کون سے پبلیشرز کی بکس ہیں, اچھے پبلیشرز کی بکس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اپنے بچوں کو اسکول بھیج کے یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے, ان کی ڈائری چیک کریں ڈیلی, ان کا کام مکمل کروائیں, ٹھیک ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دم سے چینج آئے گا بچوں کے اندر. جب بچے کو یہ پتہ لگے گا مجھے چیک کیا جا رہا ہے, لا محالہ اس کے اندر چینج آ جائے گا. وہ خود بخود اپنا کام بھی مکمل کرے گا, وقت پہ کرے گا. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے چینج آئے گا. ہم تو بھائی اساتذہ ہیں, ہم تو یہ کام کر رہے ہیں کہ رات ہوئی ہے, بچوں کو پڑھانے میں لگا ہوں,
जो खुद ना बन सका इनको बनाने में लगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। क्या कहना चाहेंगे इलियास साहब, आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो अपनी टीम एक्टिंग के हवाले से ही जो हमारे आने वाले हैं बच्चे काम करने के लिए ड्रामों में काम करते हैं, शौक है जिनको, तो उनको चाहिए कि मेहनत करें, अपनी आए, टाइम दें, ठीक है ना। ये ऐसा काम नहीं है कि बस आप कैमरे के सामने आ गए और आप क्लिक कर गए, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मुख्तलिफ इस तरह की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर एडमिशन लें और आई होप कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मगर फोकस बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें कि हमारी कभी शूट की कॉल टाइम होती है सुबह 6 बजे, तो उसके लिए 4 बजे उठना पड़ता है। 6 बजे के लिए 4 बजे उठेंगे तो जब गाड़ी आएगी आपको लेने के लिए, तो ये सारी कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कुर्बानियों के बाद ही इंसान आगे जाता है। बिल्कुल, बेशक। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का। आप लोग आए और आपने आके बहुत रौनक बिखेरी है हमारी मुस्कुराती सुबह में। आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। नाजरीन, अब हम जाते हैं किचन की जानिब और देखते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा पास्ता। जी शेफ सारा। मैं कि हमने जो है वो रेसिपी रेडी करी थी आपके सामने। उसके बाद हमने सौते किया था प्याज एक अलग बाउल में, और उसके अंदर जल्दी से हमारा जो चिकन का कीमा था उसको हमने फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद हमने जो सॉस रेडी किया था वो हम पूछेंगे शेफ़ उस्मा से। जी शेफ़ उस्मा, जल्दी से क्विक सी रेसिपी हमें रिव्यू करवाएं। हमने इसमें ऑयल डाला, ऑयल के बाद हमने इसमें ऑनियन डाली, ऑनियन के बाद हमने उसको सौते किया, उसके बाद हमने गार्लिक डाला और गार्लिक के बाद हमने टमाटो प्यूरी डाल दी। टमाटो प्यूरी डालने के बाद उसको सौते करने के बाद फिर हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली और उसमें काली मिर्चें, वाइट मिर्चें और थोड़ा सा चिकन पाउडर, बस। उसके बाद हमने प्यूरी बना के फिर हमने एक और पैन लिया जिसमें हमने ऑयल डाला और गार्लिक डाला और ऑनियन डाल के उसको भी सौते करके काली मिर्चें और वाइट पेपर डाल के और जी एक की इंग्रेडिएंट्स आप भूल चुकी हैं, वो जल्दी से बताएं क्या था हमारा। वो कुछ और नहीं बल्कि सलमान टमाटो प्यूरी थी, क्योंकि सलमान देता है बहुत ज़बरदस्त कलर, आपके खानों में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, जो कि बनाता है हमारे खानों को बहुत ही लजीज और मज़ेदार। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी को। अब हम जा रहे हैं अपनी मिक्सिंग की तरफ और प्रेजेंटेशन की तरफ। जी शेफ़ उज़्मा, हमारा जो पास्ता है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस प्रेजेंटेशन हो रही है। सॉस हमने जो है वो प्लेट में एज अ प्रेजेंटेशन हमने उसको डेकोरेट कर दिया मज़े का, और मैसी लुक दिया है अपने पास्ता को, ताकि जब हम सर्व करें तो बहुत मज़े का लगे। बॉटल और रिवायत कुकिंग ऑयल की बॉटल हटा दीजिए, और ये जो वो रखा हुआ है प्लांट छोटा सा, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, ये हमारे फ्रेम बनाने में जो है वो ताकि हमारा बाधा आ रही है, फ्रेम सेट हो जाए। और बॉटल को भी हम यहाँ साइड में रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ से हटा के इसको सेट कर देती हूँ ताकि। अच्छा जी शेफ उस्मा, ये स्पाइसी बना है या नॉर्मल है, क्या किस तरह का? नॉर्मल है बिल्कुल। और आप इसको अगर आप चाहते हैं स्पाइसी करना तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। बहुत यमी है, अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत झटपट क्विक सी रेसिपी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दरकार थे और बहुत मज़े का और झटपट से ये बन गया है। जी शेफ उस्मा, कहाँ तक पहुँचा हमारा पास्ता? रेडी हो गया? ओके। क्या समझती हैं कि किचन में काम करते हुए हम खवातीनों को ग्लव्स वगैरह यूज करने चाहिए या बस सही है? नहीं, जैसे हाइजेनिक वगैरह जहाँ हो वहाँ तो लाजमी आपको ग्लव्स यूज करने चाहिए, लेकिन जहाँ ऐसा। ये हमारा पास्ता जो है वो रेडी है और सही है। ये सलमान का। अच्छा, इसके अंदर हमने टमाटर प्यूरी के साथ हॉट चिली सालसा भी ऐड किया था ताकि थोड़ा सा स्पाइसी लुक आ जाए, स्पाइसी टेस्ट आ जाए। और ये हमारा पास्ता जो है वो इटालियन पास्ता रेडी है। जबरदस्त प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत की है शेफ उस्मा, आपने टेस्ट करके बताएंगे कि अच्छा ये आप बाकी में जो मिक्स कर रही हैं ये सबके लिए हमारे लिए तैयार कर रही हैं? अच्छा जी, जबरदस्त। तो रेसिपी तो आप लोगों ने नाज़रीन देख ली, प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने देख ली। अब हमारी पूरी टीम जो है वो थोड़ी देर के बाद नोश फरमाएगी। अच्छा शेफ उस्मा, मुझे जरा बताइएगा कि जो आपने बनाया है इसमें पास्ता जो है वो किसी भी हम उसमें दे सकते हैं शेप में, या ये स्पैगेटी वाला होना जरूरी है?
नहीं, स्पैगेटी भी ले सकते हैं और पास्ता भी लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली मैक्रोनीज के शेप्स होते हैं डिफरेंट, वो हम चाहे तो, लेकिन ये जो इटालियन पास्ता है वो लगता है उसमें स्पैगेटी ही ज़रा अच्छी लगती है। ठीक है। और हाँ, बाकी आप डिफरेंट शेप्स ऑफ मैक्रोनीज आते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसका तो एक यही फ्लेवर देता है और ज़रा मज़ा भी आता है इसके साथ, मजा स्पैगेटी भी के साथ। आता बिल्कुल। है। अच्छा, किसी दिन हमें शाशलिक बना के खिलाएं यार, ये मेरी फरमाइश है, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, तो जरा शाशलिक भी हो जाए किसी दिन। बस डन हो गया, और ये शाशलिक किसी और दिन नहीं बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम आपकी फरमाइश को कल ही पूरा कर देते हैं। ओए होए होए होए, ये देखिए शेफ सारा आज आप बहुत अच्छी लग रही है। आपका जो ब्लश है वो आज बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, और आपने जो हाइलाइटर लगाया है वो भी मेरी आंखें देख सकती है। बस ये मैंने एपिसोड निकाल दिया, शायद अब तारीफों की कुछ अल्फाज आ जाए मेरे लिए, और जी फाइनली वो मैंने अचीव कर लिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल यार, आप हमारे से इतनी मोहब्बत करती हैं, हम सबसे इतनी मोहब्बत करती हैं, इतने खुलूस से हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी डिशेस बनाती है, तो हम आपकी तारीफ ना करें ऐसा कभी हो सकता है? और शेफ उस्मा का जरा फेसबुक पेज वगैरह बता दीजिए। बिल्कुल जी शेफ उस्मा। मेरा पेज का नाम है उस्मास किचन, और मेरी फेसबुक आईडी है uzma.sayyed74@yahoo.com। बिल्कुल, आप अगर मजे मजे के खाने एंजॉय करना चाहते हैं शेफ उस्मा के हाथ के, तो जरूर इनके पेज को विजिट कीजिएगा, वहां से इनको ऑर्डर कीजिएगा और मजे मजे के अपने लंच और डिनर की मील्स को एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, कितने टाइम पहले ऑर्डर दें? अगर ऑर्डर देना है हमने तो कितने टाइम पहले ऑर्डर देना चाहिए आपको शेफ उस्मा? तो आप एक तो ऑर्डर ऐसे होते हैं कि जैसे आपके घर कोई गेट टुगेदर है तो वो मुझे एक दिन पहले दें, ठीक है, जाहिर है उसमें टाइम लगता है थोड़ा, मैरिनेशन रात अच्छा, कितने पर्सन का खाना जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं आपको? 50 से 100। 50 से 100 का, वेरी गुड। तो आप अकेले वन मैन आर्मी शो की तरह काम कर रही होती है या आपकी टीम है? नहीं, मेरी कोई टीम नहीं है। अरे जबरदस्त, एक औरत ही अपने अंदर एक मुकम्मल टीम लेकर चलती है। ये उस्मा जैसी औरतें जो हैं वो हमारे लिए एक मिसाल है, और शेफ सारा जैसी कि हम लोग और मुझ जैसी भी यार, मैं अपने आप को क्यों भूल जाती हूँ कि हम लोग अपनी फैमिलीज को, अपनी सब चीजों को साइड पे रख के आप लोगों की मोहब्बत में इस तरह के काम सरंजाम दे रहे होते हैं जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। आज जैसे कि शेफ उस्मा ने हमें बनाकर दिखाया पास्ता, आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा, आज ही अपने हस्बैंड से फरमाइश कीजिएगा कि मेरा पास्ता खाने का दिल चाह रहा है, और शेफ उस्मा ने आज बना के दिखाया है, सिखाया है, तो हम बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा शेफ सारा, आप जरा बताइएगा मुझे कि आप जो जबरदस्त ब्राउनीज वगैरह बनाती हैं और केक जो बनाती हैं वो आप इतने मजेदार कैसे बनाती हैं? आपके खुलूस की मोहब्बत उसके अंदर ऐड हो जाती है, छोटा सा बताइए क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया। बिल्कुल, मेरा जो पेज है वो लिटिल ट्रीट्स बाय सारा के नाम से इंस्टाग्राम पे आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ब्राउनीज और केक बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, वो कैसे बनाती हूँ? वो डेफिनेटली जब आप खुद अच्छे होते हैं ना, और आप मजे मतलब एंजॉय करने वाले फूडी लवर होते हैं, तो आपको हर चीज मुझे लगता है कि अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बन जाती है। शेफ सारा, टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों की रेसिपी आप लोगों ने हमें बनाना सिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक नई रेसिपी के साथ कल आपसे मिलते हैं।